हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, 10th क्लास में भी हमने इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब हम थोड़ा सा डीप में इन टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट वैसे तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि मैंने बताया। कब पढ़ा है? 10th क्लास में, है ना। तो हम यहां भी बता रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है वो कितनी स्पीड से फ्लो करता है, कहां से? थ्रू अ वायर। ठीक है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह लो या फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन थ्रू अ वायर, थ्रू अ वायर। मतलब क्या है कि कोई वायर है, उसमें से कितना चार्ज और कितने टाइम में फ्लो कर जाता है। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई वायर है, मतलब कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें से इसका कोई भी एरिया क्रॉस सेक्शन हमारे ये है। हम यहां से देखें कि कितना चार्ज यहां से फ्लो करके कितने टाइम में फ्लो करके जा रहा है। ठीक है, तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और हम बता रहे हैं कि भाई क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने टाइम में किया। अगर मान लिया जाए डी क्यू चार्ज फ्लो करता है dt टाइम में, तो करंट क्या होगा? डी क्यू बाई dt, इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। या अगर क्यू चार्ज फ्लो करता है t टाइम में, तो करंट क्या होगा? क्यू बाई टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं करंट के यूनिट की, तो यूनिट क्या होना चाहिए? हम देख सकते हैं चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, है ना, और टाइम का सेकंड। तो यहां से तो देख सकते हैं कि क्या यूनिट होगा? कूलम पर सेकंड। लेकिन आपको पता है करंट का एसआई यूनिट होता है और वो कितना होता है? एम्पियर। तो अगर हम यहां से डेफिनेशन से देखें कि जो करंट है हमारा डी क्यू बाई डी टी होता है, तो फिर अगर इसको एम्पियर में मेजर करते हैं, इसको कूलम में मेजर करते हैं, इसको टाइम में मेजर करते हैं, तो फिर 1 एम्पियर करंट कितना होगा? तो 1 एम्पियर की अगर हम बात करेंगे तो ये एक कब होगा? जब ये भी एक हो, यानी कि चार्ज भी एक हो और टाइम भी एक हो। यानी कि अगर किसी वायर के अंदर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे, तो हम कहेंगे उस वायर में करंट कितना है? 1 एम्पियर। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, हम किसको डिफाइन करने वाले हैं अब? 1 एम्पियर करंट को, कि अगर ये वायर है, हम कब कहेंगे कि इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है? स्टूडेंट्स, आपको पता है जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज है। तो जब चार्ज फ्लो कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा होगा या कम कर रहा होगा, हमें नहीं पता। हम ये कब बोलेंगे कि इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है? कब बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम तब बोलेंगे जब इस वायर के अंदर से हर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता हो। अगर किसी भी वायर के अंदर से हर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। यहां भी हमने बताया आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो हमने कहा कि भाई ये 1 तब हो, ये 1 एम्पियर कब होगा? जब चार्ज भी 1 कूलम हो और टाइम भी 1 सेकंड हो। तो हम कहेंगे करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू ए वायर इन 1 सेकंड। तो मैं यहाँ पे 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। 1 एम्पियर करंट कितना होता है? तो देखिए 1 एम्पियर कितना है? देखिए करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट को 1 एम्पियर कब कहेंगे? व्हेन 1 कूलम चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता हो, व्हेन 1 कूलम चार्ज flows through a wire, flows
through a wire in 1 second। अगर किसी वायर के अंदर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाता है तो हम बोलेंगे उसमें करंट कितना स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, करंट की डायरेक्शन, स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि करंट भी हम 2 तरह का लेते हैं। एक कन्वेंशनल करंट जिसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव मानते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। स्टूडेंट्स देखिए, मान लिया जाए ये कोई वायर है, ये कोई भी वायर है, और इस वायर के एंड्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर करंट फ्लो करता है स्टूडेंट्स यूं, ठीक है, करंट आई। स्टूडेंट्स करंट की जो हम डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं, और वैसे हमने कभी पढ़ा हो, हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी करंट बोल देते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी करंट बोल देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन हम करंट की क्या डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्यों लेते हैं पहले तो हम उसकी बात करेंगे। स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट आप नाम से ही आपको आइडिया लगता होगा कन्वेंशनल। कन्वेंशन क्या होती है कि कोई भी चीज होती है ना, वो ज्यादा से कम की तरफ जाती है ना। जैसे कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, या कोई भी लिक्विड है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है ना। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में मान लेते हो, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा, है ना। अगर आप करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में मानोगे तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा। नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल। इसका मतलब अगर आप ये डायरेक्शन मानते हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, अगर आप उस डायरेक्शन को मानते हो करंट की डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन हुई फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि करंट नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल से और पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, लोअर से और हायर, जो कि कन्वेंशन नहीं है। यानी कि हमें पता है कि कम से ज्यादा की तरफ तो कोई चीज जाती नहीं है, हम तो ये मानते हैं कि ज्यादा से कम की तरफ जाती है। इसलिए ये जो कन्वेंशन बना रहे कि ज्यादा से कम की तरफ जा रही है, हम क्या मान लेते हैं, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इस बात को आप क्लियरली समझ लें कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल होता है। इसलिए हम करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में नहीं मानते, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन है कि कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करती है। इसलिए ये हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। क्या बताया है स्टूडेंट्स, हमने ये बताया है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में नहीं मानते हैं, तो क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में करंट लेंगे तो ये तो नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमने फ्लो दिखा दिया, जो कि कन्वेंशनली नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल
और पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में आपने करंट के फ्लो को माना तो इसका मतलब क्या होगा कि लोअर से हायर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, जो कि हमारा कन्वेंशन नहीं है। तो कन्वेंशनली क्या होता है, कोई भी चीज हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाती है, इसलिए हम करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं। तो कन्वेंशनल करंट में क्या होगा, डायरेक्शन किधर से किधर होगी, डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करोगे, तो वो तो आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हम लेते हैं। अब बात आती है, हमने देख लिया कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जैसे 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 20 एम्पियर, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट की मैग्नीट्यूड होती है, हम मेजर कर सकते हैं कि इतने एम्पियर, 10, 20, 30 कुछ भी मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन हमने बताई थी कि डायरेक्शन भी है। इसका मतलब तो फिर करंट क्या, कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, स्केलर या वेक्टर। इस हिसाब से तो करंट वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो हम बता रहे हैं कि करंट जो होता है वो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे होता है, और डायरेक्शन हमने बताई थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि दोनों चीजें होगी। और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स जो करंट होता है, इस बात को हम नोट कर लें, क्या होता है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या होती है स्टूडेंट्स, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात आएगी कि सर ये स्केलर क्यों है, जब ये मैग्नीट्यूड भी रखती है करंट और डायरेक्शन भी है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली करंट स्केलर इसलिए है कि ये जो लॉज ऑफ वेक्टर है, ठीक है, उनको फॉलो नहीं करता। कैसे, जो करंट का जो एडिशन होता है, करंट का जो एडिशन होता है स्टूडेंट्स, कि सपोज कीजिए यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है और यहां से 4 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो बाद में वाला इधर चला गया, तो इधर यहां सिंपली जो एल्जेब्रा जो होता है ना, एल्जेब्रा का रूल, सम बिल्कुल वही लगेगा। इधर से ये एक जंक्शन है, 3 एम्पियर करंट आया, 4 एम्पियर करंट आया, इन दोनों का सम कितना हो गया, 7 एम्पियर, वो करंट जाएगा। यानी कि 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का जो टोटल है, नेट है, रिजल्टेंट है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में कितना दिखाएगा, 7 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर हम वेक्टर्स की बात करते कि मान लिया जाए ये है 3 न्यूटन फोर्स इधर और इधर है 4 न्यूटन फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो फिर वेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे नेट फोर्स होता, आपको पता है नेट फोर्स क्या होता है, आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा, तो क्या फॉर्मूला होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, ठीक है, 2ab cos थीटा, जहां पे a एक वेक्टर है, b दूसरा वेक्टर है और थीटा है उनके बीच में एंगल। अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 पता है स्टूडेंट्स, cos 90 कितना होता है, 0। तो ये वाला जो फैक्टर है तो कैंसिल ही हो जाता है क्योंकि तो परपेंडिकुलर है। इस हिसाब से ये जो रिजल्टेंट होगा वो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 9 प्लस 16, क्या आएगा, 9 प्लस 16 यानी कि 25, और रिजल्टेंट क्या आया, 5 न्यूटन। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ पे वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन का को फॉलो करते हैं तो फिर 3 एम्पियर और 4 एम्पियर करंट जो कि मैंने यहाँ परपेंडिकुलरली दिखा दिए, तो इनका रिजल्टेंट जो होना चाहिए था वो 5 एम्पियर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
करंट जो है वो सिंपल एल्जेब्रिक रूल फॉलो करता है कि 3 एम्पीयर और 4 एम्पीयर आए तो 7 एम्पीयर इनका रिजल्टेंट है, यानी कि यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया किसको, वेक्टर्स के जो लॉज हैं एडिशन के उनको फॉलो नहीं किया जाता। इसलिए आप इस बात को ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, एज करंट जो है या एडिशन ऑफ करंट, जो करंट को आप ऐड करते हो क्या फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो, किसको फॉलो नहीं करता स्टूडेंट्स, किसको फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर के लॉ है ना उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डायरेक्शन। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। देखिए हमारा जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टूडेंट्स, देखिए कोई कंडक्टर है हमारे पास, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है। जब तक आपने उस कंडक्टर को कहीं कनेक्ट नहीं कर रखा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई कर रखा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स तो तब भी मूव करते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि वायर ऐसे ही पड़ा है और हमने हाथ लगाया, कहीं जोड़ नहीं रखा, कहीं उसको हम बैटरी या सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और फिर भी हाथ लगाए, बहुत ज्यादा करंट है, ऐसा होता है कभी? तो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपने कनेक्ट नहीं कर रखा तो फिर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, आपको झटका नहीं लगता है। अब इलेक्ट्रिक करंट आपको बताइए क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या जब तक आपने कनेक्ट नहीं कर रखा है तो क्या चार्ज फ्लो नहीं करता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है? क्या इलेक्ट्रॉन्स तब फ्री नहीं है जब हमने उसको कनेक्ट नहीं कर रखा है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि जब तक आप किसी वायर को कनेक्ट नहीं करते हो तब तक इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, कैसे मूव कर रहे होते हैं, और जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो फिर क्या होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं एक कंडक्टर, एक वायर, ये है स्टूडेंट्स एक कंडक्टर, और सपोज कीजिए इसमें हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्या माना है, कंसीडर, क्या मान रहे हैं, ए कंडक्टर हैविंग n number of electrons per unit volume। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। यानी कि मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है और इसकी जो भी वेलोसिटी है, ये जो n इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं ना, हैविंग वेलोसिटीज, मान लिया हम इनकी वेलोसिटी मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, इनकी वेलोसिटीज है स्टूडेंट्स u1, u2, u3 डॉट डॉट सो un। ठीक है, अब एट रूम टेम्परेचर, जब तक आपने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो मान लें ये इलेक्ट्रॉन है पहला, ये इधर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है u1। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो इधर आ रहा है, उसकी वेलोसिटी है u2। कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है u3। ऐसे स्टूडेंट्स सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये u4, अब इधर है u5, सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और ऐसे में वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पाते, क्योंकि रेंडमली मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता। और आपको पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी नहीं होगी, और अगर वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, फ्लो नहीं होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो फिर करंट नहीं होगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि
जब तक आपने किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट नहीं किया है। तो तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो रेंडमली मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो कोई इधर मूव करता है तो कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो उनमें नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते। ऐसे में उनका फ्लो नहीं बन पाता और नेट फ्लो क्या रहेगा, जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जीरो रहता है स्टूडेंट्स। यानी कि अगर हम इनकी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब, बिफोर एनी कनेक्शन, कि आपने इसको कहीं कनेक्ट नहीं किया है और हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी स्टूडेंट्स, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट सोन un डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और ये एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट्स जीरो होती है क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं करता। एक बात फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या बताएं, रूम टेम्परेचर पे जब तक आपने कनेक्ट नहीं किया है इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी होती है और उस थर्मल एनर्जी से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो रेंडमली मूव करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो कोई इधर मूव करता है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, इनकी कोलिजन होती रहती है और ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो मानते हैं और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, जीरो होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम कनेक्ट कर देते हैं इन वायर को किसी बैटरी या किसी दूसरे सोर्स से, तो फिर क्या होता है, आपको बताया कनेक्शन नहीं की थी तो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एवरेज वेलोसिटी जीरो रहती है, करंट फ्लो नहीं करता है जब तक कि हम कनेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन वो फ्लो नहीं करते हैं, एवरेज वेलोसिटी जीरो होने के कारण नेट करंट जीरो रहता है। अब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर हम इनको कनेक्ट कर देते हैं किससे, बैटरी से या किसी भी सोर्स से, तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी, इसके एंड्स पे बैटरी जो है जोड़ दी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो आपको पता है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, पता है ना आपको, मान लिया जाए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E और यहां कोई चार्ज Q आता है, कोई भी Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाता है, Q इंटू E, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है Q इंटू E। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q इंटू E। अब एक बात ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही है ना, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा वो देखिए स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कि आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स तो क्या होगा, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन पे बात करूं, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस E इंटू E, मतलब कि यहां पे हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और अगर फोर्स लगता है स्टूडेंट्स तो फिर क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपको पता है नेगेटिव चार्ज पे तो फोर्स लगता है
इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव पे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये है कि अब इन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो अब ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान दें, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा था तब तक तो कुछ नहीं था, सारे टकरा के यूं मान लो कि इलेक्ट्रॉन कट के मर गए सारे आपस में ही, और कहीं मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, -e। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लग जाएंगे। एक्सेलरेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स वेलोसिटी में चेंज होना। ठीक है, तो क्या आपको पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना स्टूडेंट्स। तो अगर मैं कहूं यहां से कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया है, कितना लगाया, -e। ठीक है, ये फोर्स लगाया, और इस फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, तो m इंटू ए क्या होता है, फोर्स, तो ये जो फोर्स है m के बराबर होगा। तो मैं यहां से आपसे पूछूं कि बताइए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू करेंगे, तो हम ए निकाल सकते हैं -e/m। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट कर ले कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गए विद एक्सेलरेशन -e/m। फिर से देख ले, यहां क्या माइनस साइन किस बात को शो कर रहे हैं कि ये एक्सेलरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सेलरेट हो गई। अब बात क्या होती है स्टूडेंट्स कि तब तो इनकी सभी की वेलोसिटीज अलग अलग थी, u1, u2, u3 अलग अलग थी, और अगर हम एवरेज निकालते थे बिफोर कनेक्शन तो 0 आती थी। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस पे लगाता है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, और क्योंकि फोर्स लगाएगा तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब पहले वाली वेलोसिटी नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन है, तो अगर उनमें एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अब उनकी वेलोसिटी अब वो नहीं रहेगी जो पहले थी। तो अब जो वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट्स, मान लिया जाए अब जो वेलोसिटी है, मैं उसकी बात करूं, अब वो वेलोसिटी है v1, v2, v3, यानी कि अब उनकी फाइनल वेलोसिटीज हैं कब, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये है, इधर v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये v2 वेलोसिटी से, ऐसे अलग अलग वेलोसिटीज हो गई इनकी, v3, v4, ठीक है स्टूडेंट्स, v5, ऐसे vn। तो अब इनकी जो फाइनल वेलोसिटीज हैं, मैं एक्सेलरेशन तो यहाँ पे नोट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन कितना, -e/m, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब v1, v2, v3 क्या है, इनकी फाइनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब हमारा टॉपिक हो जाएगा, पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन भी करेंगे, लेकिन साथ में डेरिवेशन भी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। अभी तक मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन नहीं किया है, अब डेफिनेशन भी आएगी और इसके लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं बोलूं, बताइए जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब तक इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो आप कहोगे 0 थी सर। फिर मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है,
आपको कहिए सर फोर्स लगा है, तो मैं कहूंगा कि फोर्स के कारण फिर उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, आपको भी सर चेंज होगी, और वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो मैं कहूंगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ने अगर फोर्स लगाया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हमने अभी अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाता है जी माइनस ई। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है? क्यू इंटू ई, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस ई होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना फोर्स लगाया और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर यहां से हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सेलरेशन आएगा? माइनस ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन होगा इस पे। अब पहले तो वो मूव नहीं कर रहे थे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है और उसके कारण वो इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी कि उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब जो नई वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट्स, उनकी जो न्यू वेलोसिटी है वो मान ले v1 v2 v3 v4 डॉट डॉट सो ऑन, सभी की अलग अलग है। तो हम क्या मान ले? लेट v1 v2 v3 डॉट डॉट सो ऑन vn, ये क्या है? vn आर वेलोसिटीज या रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। अब जो है रिस्पेक्टिव फाइनल वेलोसिटीज, रिस्पेक्टिव फाइनल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कब भाई? आफ्टर कनेक्शन। कब? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब ये वेलोसिटी, ठीक है। अब वहां तो स्टूडेंट सभी की वेलोसिटी अलग अलग थी जब तक आपने कनेक्ट नहीं किया था, तो क्या अब इनकी वेलोसिटी एक जैसी होगी? तो हम कहेंगे कि नहीं, अभी भी इनकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं है। तो फिर क्या है? ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्या होता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है आगे कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, उससे टक्कर हो जाती है, या मेटल आयन से उसकी टक्कर हो जाती है। फिर बता रहा हूं, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने लगा, एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी गेन करने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब वो वेलोसिटी गेन कर रहा है, थोड़ी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आगे कोई इलेक्ट्रॉन आया, उसे टक्कर लग गई। टक्कर लगते ही एक बार उसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई, ठीक है, जीरो हो गई। जीरो तो हो गई, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब भी काम कर रहा है, वो इसको फिर से धकेलेगा। अगर वो फिर से धकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन फिर से क्या करेगा? फिर से वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगा, वेलोसिटी फिर से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक कि दोबारा न टकरा जाए, है ना स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है कि भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो जब तक वो टकराता नहीं है तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो फिर इनकी वेलोसिटीज एक जैसी कैसे हो सकती है? क्योंकि कोई तो इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है कि अभी स्टार्ट हुआ था एक्सेलरेट होना और थोड़ी दूर चला था, उससे पहले टक्कर ही हो गई, तो उसकी वेलोसिटी तो जल्दी जीरो हो गई, है ना। और कोई ऐसा है कि भाई वो एक्सेलरेट होना शुरू हो गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन रास्ते में टकराने को नहीं मिला, तो उसकी तो वेलोसिटी काफी ज्यादा भी हो गई होगी, है ना। कोई ऐसा है जो टकराने वाला है, किसी को टकराए हुए काफी टाइम हो गया है। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि कोई अभी टकराया, उसकी वेलोसिटी तो जीरो भी होगी, किसी को टकराए हुए थोड़ा बहुत टाइम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ के थोड़ी ज्यादा भी हो चुकी होगी। कोई अभी टकराने वाला है, उसको काफी देर हो चुकी है टकराए हुए, तो उसकी वेलोसिटी और भी ज्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है कि अब भी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है ना, वो एक जैसी नहीं है, क्योंकि वो टकराते रहते हैं, और क्योंकि टकराते रहते हैं तो कोई तो अभी टकराया होगा तो उसकी वेलोसिटी अभी जीरो भी मिलेगी। कोई अभी टकरा के थोड़ा टाइम हो गया है तो एक्सेलरेट होकर थोड़ी वेलोसिटी उसने गेन भी कर ली होगी, यानी कि कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी उसकी। और किसी को टकराए हुए काफी टाइम हो गया है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 ज्यादा भी हो चुकी होगी। मतलब कहने का ये है कि सभी की वेलोसिटीज अब भी क्या है? अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम सभी की वेलोसिटी अलग अलग मान के चलेंगे तो फिर हम आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, ऐसे हम किस किस की वेलोसिटी निकालते फिरेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब भी
इनकी जो वेलोसिटी होती है उसकी एवरेज ले लेते हैं। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अब भी इनकी वेलोसिटीज अलग अलग है, लेकिन अलग अलग वेलोसिटीज अगर हम लेके चलेंगे तो हमसे कैलकुलेशन ही नहीं होंगे। तो अब इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, यानी कि एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की मान लिया v2 है, तीसरे की v3 है, चौथे की v4 है, ऐसे सभी की वेलोसिटीज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उनको टोटल करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाती है, जो एवरेज वेलोसिटी हो गई उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फिर एक बार फिर से सुन लीजिए, जब तक कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब तक तो एवरेज वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक चीज तो हो गई कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट मूव करने तो लग गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो मूव करने लग गए, लेकिन अभी भी इनकी जो वेलोसिटी है वो एक जैसी नहीं है, सभी की अलग अलग है, क्योंकि ये कोलाइड करते रहते हैं। इनके रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन से या फिर मेटल के आयन से इनकी कोलिजन होती रहती है, टक्कर होती रहती है। और क्योंकि टक्कर होती रहती है तो कोई तो ऐसा हो सकता है जिस जो अभी अभी टकराया हो, टकराने के बाद अभी उसकी वेलोसिटी 0 हो गई हो। कोई ऐसा हो सकता है जिसको टकराए हुए थोड़ा टाइम हो गया हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी वेलोसिटी दोबारा बढ़ते बढ़ते थोड़ी हो गई होगी, बढ़ गई होगी। और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको टकराए हुए काफी टाइम हो गया है और उसको अब तक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराया नहीं है, तो फिर उसकी तो वेलोसिटी बढ़ते 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 बहुत ज्यादा भी हो चुकी होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास उनकी वेलोसिटीज अलग अलग है, लेकिन सभी की वेलोसिटी जब हम अलग अलग लेके चलेंगे तो हमसे इतनी सारी कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगी। तो हम क्या लेते हैं, सभी की वेलोसिटीज की एवरेज, और उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी की वेलोसिटीज की एवरेज है ना। कब? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटीज हैं उनका एवरेज। तो देखिए, इट इज एन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी with which all the electrons are drifted। स्टूडेंट्स, ड्रिफ्टेड मतलब धकेला गया है। इलेक्ट्रॉन्स खुद से नहीं जाना चाह रहे हो, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया था तो नहीं जा रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो नेगेटिव टर्मिनल तो धकेलेगा और पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींचेगा, तो मतलब ड्रिफ्टेड है, धकेले गए हैं। तो इट इज एन एवरेज वेलोसिटी, देखो हमने ये एवरेज ली है, इट इज एन एवरेज वेलोसिटी विद विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट किए गए हैं, आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, positive terminal of battery under the effect of external electric field या electric field applied, electric field। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिस एवरेज वेलोसिटी से चलते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज एन एवरेज वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी इनकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, तो हम एक जैसी नहीं है तो हम क्या करें, सभी की वेलोसिटी की एवरेज ले लें। तो जो एवरेज वेलोसिटी है कब की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद की, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज एन एवरेज वेलोसिटी विद विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड,
जितनी वेलोसिटी से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं किस तरफ स्टूडेंट्स, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारा डेरिवेशन है, आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, इसकी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब हमारा टॉपिक क्या है, डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको जो जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो क्या क्या है वो सुनिए। एक तो हमने बताया आपको कि एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले 0 थी, ये थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटीज हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, और एवरेज जो है उसको हमने क्या कहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, और तीसरा पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है, -e/m। ये 3 पॉइंट है तो हमें याद रखने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, क्या आपने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन पढ़ा है? तो आप कहोगे यस सर, हमने पढ़ा है कि फाइनल वेलोसिटी होती है u प्लस a t, कि फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करना शुरू करते हैं, एक्सेलरेट होना शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उनकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक कि वो कहीं टकरा ना जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मान लिया टकरा गया, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन टकरा गया, अब क्या वो रेस्ट पे रह जाएगा? नहीं, अभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब भी काम कर रहे हैं। तो अगर अब भी काम कर रहा है तो अभी टकराया ना हो, उसके बाद से मतलब टकराया है तो एक बार तो वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फिर से उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई, बढ़ते 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 कब तक बढ़ेगी, जब तक कि दोबारा ना टकरा जाए। समझ गए? एक बार टकराया था, वेलोसिटी कितनी हुई, 0, तो वेलोसिटी तो 0 हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब भी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर फोर्स लगाएगा और उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करने लगेगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कब तक, जब तक कि दोबारा ना टकरा जाए। स्टूडेंट्स, एक कोलिजन से जब तक वो दोबारा नहीं टकराता तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, एक्सेलरेट होता रहता है। तो एक कोलिजन से और दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, तब तक वो एक्सेलरेट ही होता जाता है। समझे स्टूडेंट्स? जैसे एक इलेक्ट्रॉन अभी टकराया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, लेकिन अब दोबारा से वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बढ़ेगी। कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक कि वो दोबारा ना टकराए। जब तक वो दोबारा नहीं टकराएगा ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी। तो एक कोलिजन से और दूसरे कोलिजन के बीच जो है वो एक्सेलरेट ही होता रहता है। तो इस दौरान को जो टाइम है ना स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये मान लें कि भी मान लिया जाए एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका एवरेज, उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो है, इनको बोलते हैं लेट τ1 τ2 τ3 τn is respective relaxation time of electrons। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, उनका जो रिस्पेक्टिव रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या है, यानी कि पहले का जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन टकराया है, पहला इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं अभी टकराया है,
टकराने के बाद उसने दोबारा से मूव करना शुरू किया, उसको एक्सेलरेट होता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब तक वो दोबारा नहीं टकराएगा तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी स्टूडेंट्स, है ना। तो उसकी दो कोलिजन के बीच की जो टाइम है ना वो होगी उसका रिलैक्सेशन टाइम। तो पहले का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो मान लिया टो 1 है, दूसरे का जो है वो टो 2 है, टो 3। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अलग से लिख भी देता हूं, क्या है? इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि दो कोलिजन के बीच की, एक के बाद दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है ना उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। इसको आप नोट कर ले बस, ठीक है। तो मान लिया पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है टो 1, दूसरे का टो 2, फिर टो 3, ऐसे टो n है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टाइम है। ओके, तो जैसे कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर इतने टाइम तक मूव किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? ठीक है, टकराया तो 0 हो गई है, लेकिन टो 1 टाइम तक वो एक्सेलरेट हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? v1। क्या फॉर्मूला आता है वेलोसिटी का? u प्लस at, तो u1 प्लस a टो 1। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 कितनी हो गई? u2 प्लस a टो 2। ठीक है, ये उसका दूसरे का रिलैक्सेशन टाइम है। ऐसे तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फाइनल वेलोसिटी u3 प्लस a टो 3। अगर हम ऐसे सभी की फाइनल वेलोसिटीज निकालेंगे और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फाइनल वेलोसिटी देखेंगे तो un प्लस a टो n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी की वेलोसिटीज फाइनल वेलोसिटी आ गई। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी की एवरेज। हमें तो फाइनल वेलोसिटी की एवरेज निकालनी है ना। तो ये पहले की फाइनल वेलोसिटी है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी है, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी है, ये सभी की फाइनल वेलोसिटी है। और क्योंकि हमें तो एवरेज चाहिए और एवरेज के लिए सभी की फाइनल वेलोसिटीज को ऐड करना है और टोटल नंबर से डिवाइड करना है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये n है ना, n है स्टूडेंट्स। अब नंबर तो नहीं है, अगर हम कहेंगे एडिंग ऑल, सभी को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन vn। लेफ्ट हैंड साइड में तीन सारी वेलोसिटी जुड़ गई। अब राइट हैंड साइड में देखिए आप, राइट हैंड साइड में क्या है? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन un। ठीक है, ये सारे ऐड हो गए। ठीक है, अब इनको देखो आप सारे, इनमें क्या है? इनमें ए कॉमन है ना सभी में, तो अगर ए कॉमन है तो हम क्या करें स्टूडेंट्स? हम देखें प्लस लिख लें, सभी में ए कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लिया। ये क्या है? टो 1 यानी कि पहले का रिलैक्सेशन टाइम, टो 2, टो 3 डॉट डॉट सो ऑन टो n। ठीक है, हमने सभी की फाइनल वेलोसिटीज निकाल ली फॉर्मूला लगा के v इक्वल टू u प्लस at, और सभी की फाइनल वेलोसिटीज को हमने ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 vn आया, राइट हैंड साइड में u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट सो un आया। इन सभी में हमने a कॉमन ले लिया, तो a टो 1, a टो 2, a टो 3। स्टूडेंट्स ये क्या आया है? क्या आया है? ये सभी की फाइनल वेलोसिटी का सम। हमें सभी की फाइनल वेलोसिटी का सम नहीं लेना, हमें क्या लेना है? उसकी एवरेज, वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देयरफॉर हम क्या करें? डिवाइड कर दें n से दोनों साइड। ठीक है, तो हम यहां कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या करें? डिवाइड करते हैं इसको दोनों साइड। तो हमने लिख दिया डिवाइड बोथ साइड्स बाय n। हमने n से डिवाइड किया तो इधर आ गया स्टूडेंट्स
V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट सोन Vn डिवाइडेड बाई n। इधर तो ये आ गया, ठीक है। इधर क्या क्या आएगा, इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN डिवाइडेड बाई n, ये आ गया, ठीक है। यहां भी हमने n से डिवाइड किया और यहां भी n से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको भी n से डिवाइड किया, इसको भी n से डिवाइड किया। अब क्योंकि प्लस साइन है तो ये अलग से डिवाइड हो जाएगा और ये अलग से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो प्लस a इंटू टो 1 टो 2 प्लस टो 3 प्लस डॉट डॉट सोन टो n डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स n। अब ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, सभी की फाइनल वेलोसिटी का एवरेज, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या है, सभी की इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज, और जो कि हम क्या लेते थे 0 प्लस a स्टूडेंट्स। टो 1 क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, टो 2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। सभी के रिलैक्सेशन टाइम को जोड़ दें और टोटल नंबर से डिवाइड करें तो वो तो एवरेज आ गई ना। तो इसको हम लिख सकते हैं टो, वेयर टो क्या है, जो कि टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस डॉट डॉट सोन टो n डिवाइडेड बाई n। ये क्या है, देखो ये पहले का रिलैक्सेशन टाइम है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये nth का। अगर सभी के रिलैक्सेशन टाइम को जोड़ के n से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी सभी के रिलैक्सेशन टाइम का क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये एवरेज आ गया है, ठीक है। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी कितनी आई, ये तो 0 है। ए तो और ए हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था, एक्सेलरेशन, है ना। आपको करके बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है माइनस ई इंटू ई, इतना फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो माइनस ई बाई एम। तो अगर हम एक्सेलरेशन की यहाँ वैल्यू रखें तो क्या होती है एक्सेलरेशन की वैल्यू, माइनस ई बाई एम। ये एक्सेलरेशन है, ए की वैल्यू ये है, इंटू टो, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमारा जो डेरिवेशन आ गया कितना आ गया, माइनस ई टो बाई एम। ये आ गया कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। पता है ना, आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स तो किस तरह मूव करते हैं स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं इस तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए यहां देखो एक्सप्रेशन में क्या आया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस साइन है। वो ये शो कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी है तो आप, अगर आप डायरेक्शन की बात नहीं करते कि जी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दिखानी, हमें तो ये बताना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, तो हम सिंपली टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी है, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, तो आप क्या करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दोगे स्टूडेंट्स, ई टो बाई एम। यानी कि आप यहाँ डायरेक्शन नहीं दिखा रहे, आप ये नहीं दिखा रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन शो नहीं कर रहे, माइनस साइन नहीं लगेगा, तो मैग्नीट्यूड आप सिर्फ ये लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आप कीजिए जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए।